नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, एक समय था महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार को पूछे बगैर किसी पेड़ का पत्ता तक हिलता नहीं था, लेकिन आज वो समय बीत गया है और जब कुछ होता है तो इसके पीछे तो शरद पवार का हाथ होगा ही। ये जो भाषा चलती थी मीडिया में, पत्रकारिता में, वो आहिस्ता आहिस्ता लोग भूल गए, क्योंकि कुछ भी होता है अचानक होता है तो खुद शरद पवार भी अचंभित हो जाते हैं। उनको पता नहीं चलता कि अरे क्या हो गया, कैसे हो गया, किसने किया, क्योंकि करने वाला कोई नया सामने आ गया है और सामने आकर कुछ करता नहीं। वो जो कुछ करता है उसके बाद ही लोगों को और खुद शरद पवार को पता चलता है कि जो कुछ किया है बस इसने ही किया है। उसका नाम है देवेंद्र फडणवीस, जो 2014 से लेकर 2019 तक 5 साल मुख्यमंत्री रहे और पिछले मानो 2 साल से 2 महीने से, अब सॉरी 2 साल नहीं बोल सकते हम, लेकिन 18-20 महीने से जो उप मुख्यमंत्री पद पर बैठे हैं, जिनका नाम देवेंद्र फडणवीस है, वो आजकल महाराष्ट्र में राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं और खुद शरद पवार भी लगातार बार बार देवेंद्र फडणवीस के कुछ ही बाजी से या चाल से अचंभित हो जाते हैं। अब देखिए, अचानक से एक बात पिछले 2-3 दिन में मीडिया में हवा पकड़ गई है। वो बात है कि दिल्ली में जाकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के संस्थापक अध्यक्ष राज ठाकरे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले। अमित शाह का मतलब सिर्फ गृह मंत्री नहीं है, वो एक ही समय बीजेपी के मानो हाईकमान है। वो जो कुछ करते हैं उसका रिपोर्ट सिर्फ मोदी जी को मिलता है। इसके सिवा अमित शाह मानो बीजेपी में किसको भी जवाबदेह नहीं है। ऐसे अमित शाह से राज ठाकरे की बातचीत हुई और अचानक से दोनों मिले। 35 मिनट तक उनकी बैठक हुई, मीटिंग हुई, लेकिन ये मीटिंग होने वाली है इसका पता तक किसी को नहीं था और इसमें क्या तय हुआ ये भी अभी तक पता नहीं है। और खबरें चल रही है कि राज ठाकरे की मन से, यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना भी महाराष्ट्र की राजनीति में महायुति में शामिल हो सकती है, उनको 1 या 2 सीटें दी जा सकती है, वगैरह वगैरह चर्चा चल रही है। लेकिन इसकी ज़रूरत क्या है? ज़रूरत क्या है? कौन सा खेल खेला जा रहा है? देखिए, बीजेपी की तरफ से इसके बारे में कोई खुलासा अभी तक सामने नहीं आया है। ना देवेंद्र फडणवीस बोले हैं या जो बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यवाह है, सचिव है विनोद तावड़े महाराष्ट्र से, उन्होंने ही राज ठाकरे को अपने साथ लेकर अमित शाह से उनकी मीटिंग तय की थी। अब ये बात समझ में नहीं आती कि बीजेपी इस पर बात क्यों नहीं कर रही है। और ना सिर्फ बीजेपी, महायुति में शामिल और 2 पार्टियां हैं, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित दादा की एनसीपी। इनसे भी कोई बड़ी रिएक्शन राज ठाकरे और अमित शाह की मीटिंग के बारे में नहीं आई है। दूसरी तरफ देखो तो कांग्रेस और एनसीपी, शरद पवार, इनकी तरफ से रिएक्शन आ गई, लेकिन खुद उद्धव ठाकरे की तरफ से कोई बड़ी रिएक्शन नहीं आई है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि क्या खेल हो रहा है और कौन खेल रहा है इसका भी पता नहीं चल रहा है। दिखाई देते हैं हमारे सामने कौन, तो राज ठाकरे और अमित शाह, जिनकी अमित शाह के शासकीय घर पर, निवास स्थान पर बैठक हो गई। लेकिन क्या बैठक हुई, क्यों बैठक हुई, उसमें क्या चर्चा हुई, इसकी खबर नहीं है। क्या सीट के बंटवारे में बात हुई है, पता नहीं है। तो इसलिए एक बात सबसे ज़्यादा समझना ज़रूरी है
कि आजकल महाराष्ट्र का चाणक्य बदल गया है। जो मोहरे प्यादे जैसे पार्टियां या नेताओं को खिलाता था, घुमाता था, वो अब शरद पवार उतनी ताकतवर नहीं रहे। उनकी जगह देवेंद्र फडणवीस ने कब्जा कर लिए। और अभी अभी पता चल रहा है, क्योंकि अमित शाह और राज ठाकरे की दिल्ली में जो मीटिंग हुई, वहाँ ना देवेंद्र फडणवीस हाजिर थे, ना वो दिल्ली में थे। लेकिन अभी अभी खबर सामने आ रही है कि ये अचानक नहीं हुआ, कि चुनाव की टाइम टेबल डिक्लेयर हो गया, समय सूची जारी हो गई, 8 फेरों में चरण में जो मतदान होना है उसका टाइम घोषित किया गया, उसके बाद नहीं ये मीटिंग हुई। इस मीटिंग की तैयारी बहुत पहले से, यानी 1.5-2 साल पहले से शुरू हो गई थी। राज ठाकरे साथ में उनको लेना, इसकी तैयारियां बहुत पहले से चल रही थी। इसके लिए परिस्थितियां बनाई जा रही थी, लेकिन इसकी चर्चा बाहर कहीं भी नहीं थी, कहीं भी नहीं थी कि भाई अचानक उठकर राज ठाकरे महायुति में जाएंगे या अमित शाह को मिलने जाएंगे, इसकी चर्चा भी नहीं थी। लेकिन गए, अचानक गए। तो क्या खेल चल रहा है? खेल दोस्तों ये चल रहा है कि यानी कि जो मेरा दिमाग चलता है उस ढंग से मैं बोलूँगा कि बार बार जो बीजेपी ने बाला साहब की शिवसेना तोड़ी, बाला साहब के जो असली वारिस है उद्धव ठाकरे, उनसे हाथ कर पिता ने बनाई हुई पार्टी बीजेपी ने छीनी और एकनाथ शिंदे को दे दी। मेरे पिता को चुराया, मेरी पार्टी को चुराया, मेरा चुनाव चिन्ह चुराया, ये लगातार रोना उद्धव ठाकरे से चल रहा है। और एक बात और भी है कि शिवसेना ये नाम सिर्फ ठाकरे से ही जुड़ा हो सकता है। अगर शिवसेना के साथ ठाकरे नहीं है तो वो शिवसेना ही नहीं है। ये तर्क जोर शोर से बताया गया। और इस सब परिप्रेक्ष्य में हमको जो कुछ चल रहा है वो देखना पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा। अब इसमें समझने जैसी क्या बात है? बात ये है कि ये होना था, आपको याद होगा तो 2 साल पहले गुड़ी पाड़वा के मुहूर्त पर कोरोना कम हो गया था और राज ठाकरे ने 2 साल बाद पहली बड़ी मीटिंग शिवाजी पार्क में आयोजित की थी। उसमें बहुत बड़ी भीड़ उमड़ी थी और वहाँ सीधे सीधे राज ठाकरे ने शरद पवार पर हमला बोल दिया था कि शरद पवार की एनसीपी पार्टी स्थापन हुई 1999 में और वहाँ से महाराष्ट्र की राजनीति में जातिवाद का जहर घोला गया। ये आरोप ओपनली और डायरेक्ट राज ठाकरे ने 2 साल पहले किया था। खुद शरद पवार भी हड़बड़ा गए थे। उनको 15 दिन तक इसके खुलासे देने पड़े थे, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर या कोई और मीटिंग लेकर, लेकिन हुआ था। और उसी वक्त राज ठाकरे ने मस्जिदों पर जो लाउडस्पीकर होते हैं वो उतारने की मांग की थी। मुंबई में कुछ हुआ, उसका फ़ायदा उठाकर मध्य प्रदेश हो, यूपी हो, वहाँ से भी मस्जिदों पर जो लाउड स्पीकर के भोंपू रहे थे वो उतारे गए थे। लेकिन बात ये थी कि वहाँ से राज ठाकरे ने खुले आम हिंदुत्व से आलिंगन किया, बाहु फैलाकर उसको समेट लिया और वो हिंदुत्ववादी बन गए। तो बीजेपी और एनसीपी इनकी आइडियोलॉजी में फर्क बचा नहीं, तो अलग अलग क्यों रहे? वो साथ में आएंगे क्या? महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बीजेपी के साथ आएगी क्या? इसकी चर्चा होती रही। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ। और जब ये हुआ था तब शिवसेना टूटी नहीं थी, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे। और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होते हुए भी राज ठाकरे ने सीधे सीधे शरद पवार की पार्टी पर हमला किया था, हिंदुत्व का झंडा हाथ में लिया था। और उसके बाद ये
घटना बदलना शुरू हो गया। शायद अप्रैल 2022 की बात है। वहाँ से लेकर आज तक यानी 2 साल पूरे होने आए। उसके बाद मुझे याद है कि लगातार बीजेपी के बहुत सारे मुंबई महाराष्ट्र के नेता राज ठाकरे के घर पर जाकर उनसे मिलते रहे। गडकरी जी गए थे, आशीष शेलार गए थे, देवेंद्र फडणवीस गए थे, बावनकुळे गए थे, बहुत सारे नेता गए थे। सत्ता पलट होने के बाद शिवसेना के दूसरे धड़े के नेता एकनाथ शिंदे भी राज ठाकरे के घर पर गणपति का मुहूर्त देखकर पहुंच गए थे। तो ये सब अचानक नहीं हुआ, ये परिस्थितियां बनाई गई। जैसे हम देखते हैं ड्रामा होता है तो उसकी स्टोरी जो होती है पहले से तय होती है। हमारे सामने जब पेश होती है तो हमको लगता है कि एक के बाद एक घटता जा रहा है, लेकिन ये क्या घटना है ये पहले से तय होता है। जैसे स्क्रिप्ट होती है सिनेमा की, बिल्कुल उसी तरीके से ये जो 2 साल की बात चल रही है वो उसी ढंग से चल रही है। और उसका एक अंक, एक अध्याय राज ठाकरे का अमित शाह से दिल्ली में जाकर मिलना हो सकता है। यार हो सकता है नहीं, ऐसा ही होगा, ये मेरी पक्की समझ है कि ये जानबूझकर या अचानक नहीं हुआ है, ये पहले से तय किया हुआ एक कथा है ये, जो हमारे सामने खुलती जा रही है। तो अब आगे चलकर क्या होगा? एक बात है मैं आपको समझा दूं कि जिस ढंग से 2014 के बाद बीजेपी देश की राजनीति में उभरी है, तो उस पार्टी ने यानी बीजेपी ने अमित शाह और नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली जो बीजेपी है उसने बहुत सारे पार्टियों को नामशेष भी कर दिया है, और जो पार्टियां मृतावस्था में पड़ी थी उनको उभर कर नए सिरे से खड़ा भी कर दिया, उनका पुनरुत्थान भी कर दिया। 2002 के गुजरात दंगों के बाद वाजपेयी जी की गवर्नमेंट की साथ छोड़कर रामविलास पासवान अपनी लोक जनशक्ति पार्टी लेकर अलग हुए थे और कांग्रेस और लालू प्रसाद यादव से जुड़ गए थे। फिर से 2004 में यूपीए सरकार में गए थे, लेकिन 2009 के चुनाव में लालू और कांग्रेस दोनों ने उनको दगा दिया और अपनी ही राज्य में बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी का मानो अस्तित्व ही खत्म हो गया था, ना एक एमपी आ गया था चुनकर। खुद रामविलास पासवान उनका जो गढ़ होता था हाजीपुर, वहाँ से परास्त हुए थे। दूसरी तरफ हम देखें तो वही रामविलास पासवान जो मोदी को गुजरात की मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग लेकर वाजपेयी से लड़ पड़े थे और सरकार से अलग हुए थे, वही रामविलास पासवान अपना अस्तित्व खत्म होने के बाद 2014 में यानी 12 साल बाद उसी नरेंद्र मोदी के शरण में पहुंच गए, क्योंकि उनको अपनी पार्टी का एग्जिस्टेंस, अस्तित्व फिर से उभारना था और वो उभरा भी। फिर से 2014 की चुनाव के बाद मोदी सरकार आ गई, उसमें रामविलास पासवान मंत्री बन गए थे, लेकिन अपनी पार्टी का पुनरुत्थान करने के लिए उनको कहाँ आना पड़ा था? मोदी के पास आना था। तो जो पार्टियां, यही बात हम देख सकते हैं कि 2002 के दंगों के बाद आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने मोदी को हटाने की मांग की थी। अगर नहीं हुआ तो वाजपेयी का साथ छोड़कर, बीजेपी का साथ छोड़कर अलग हुए थे। बाद में आंध्र में ही उनकी हालत बुरी हो गई। उससे उभर कर पार्टी का, टीडीपी का पुनरुत्थान करने के लिए वही चंद्रबाबू मोदी जी के साथ 2014 में आ गए और कांग्रेस को हराकर बीजेपी का साथ देकर वो आंध्र प्रदेश के फिर से मुख्यमंत्री बने। कहने का मतलब ये कि बीजेपी
क्षेत्रीय पार्टियां तोड़ती है, मरोड़ती है, उनको खत्म कर देती है, ये आरोप लगता है, तो उसकी दूसरी साइड भी है। बहुत सारी ऐसी पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, छोटी छोटी पार्टियां हैं, जिनका पुनरुत्थान मोदी जी और बीजेपी ने किया है। मैंने तो अभी अभी आपको 2 नाम बता दिए। ऐसी तीसरी पार्टी महाराष्ट्र की है जिसका नाम शिवसेना है। बाला साहब उम्र की कारण अलग हो गए और शिवसेना पूरी की पूरी उद्धव ठाकरे के हाथ में आ गई और 2009 के चुनाव में उनके ही चचेरे भाई राज ठाकरे अपनी अलग पार्टी बनाकर चुनाव में उतर गए थे। तो उन्होंने उद्धव ठाकरे की शिवसेना और उद्धव ठाकरे के साथ जो बीजेपी थी उनका भी मुंबई, कल्याण वगैरह MMRDA इलाका, उसमें सफाया कर दिया था। मुंबई की 6 और थाने की 4 जो लोकसभा सीटें थी उसमें से कम आधी तो शिवसेना बीजेपी के पास होती थी। लेकिन 2009 के चुनाव में 10 में से सिर्फ 1 सीट शिवसेना बीजेपी अलायंस को, महायुति को मिली थी। कहने का मतलब ये कि 2009 में उद्धव की नेतृत्व में शिवसेना का सफाया हो गया था। उसका कारण ही मन से थी, राज ठाकरे थे, क्योंकि उन्होंने जो वोट काटे थे उसका फायदा कांग्रेस को और एनसीपी को मिल गया। बाद में 2014 विधानसभा में भी वही हुआ था। 2009 के मनसे के 6 MLA मुंबई से चुनकर आए, कल्याण से 3 आए, नासिक से 3 आ गए और उद्धव ठाकरे की पूरी शिवसेना इकट्ठा थी जिसमें एकनाथ शिंदे भी शामिल थे। वो शिवसेना 2009 में मुंबई में 36 में से सिर्फ 4 विधायक चुनकर ला सकी और राज ठाकरे ने अपने अकेले के दम पर 6 MLA महाराष्ट्र से चुनकर लाए थे। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि उद्धव ठाकरे का सफाया हुआ था, राज ठाकरे का उदय हो गया था। उस परिस्थिति से उभरने के लिए उद्धव ठाकरे को 2014 साल तक इंतज़ार करना पड़ा। 2014 में जब मोदी जी ने बीजेपी का नेतृत्व अपने हाथ में लिया तो जो मोदी लहर चली उसमें शिवसेना का पुनरुत्थान हो गया महाराष्ट्र में। उद्धव ठाकरे जो बोलते हैं कि मोदी के नाम पर वोट नहीं मिलता, उनको खुद के नाम पर कितने वोट मिले थे 2009 में? क्यों 2009 में इनका मुंबई में सफाया हो गया, तब उनका नाम भी ठाकरे था। वो उस वक्त भी बीजेपी के साथ थे, लेकिन बीजेपी की लीडरशिप नरेंद्र मोदी नहीं कर रहे थे। बीजेपी उस वक्त मोदी के नाम पर वोट नहीं मांग रही थी और बीजेपी और उद्धव ठाकरे के ही नाम पर वोट मांग रहे थे, लेकिन मिले नहीं थे, जो 2014 और 2019 में मिल गए। कहने का मतलब ये कि जो पार्टियां खत्म होते जाती है, मृतवत हो जाती है, उसको संजीवनी देने का काम भी मोदी और शाह के बीजेपी ने किया है। जिसका एक उदाहरण आपका रामविलास पासवान है, चंद्रबाबू नायडू है, उद्धव ठाकरे है, और एक उदाहरण है जिसका नाम नीतीश कुमार है। 2014 में नीतीश कुमार चुनाव से पहले एनडीए छोड़कर निकल गए, फिर भी बीजेपी ने बिहार में 22 सीटें लोकसभा की जीती और नीतीश को सिर्फ 2 लोकसभा सीट जीतना पॉसिबल हुआ था। फिर 2019 में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आ गए, मोदी जी के साथ आ गए और उनके 16 MP बन गए। तो उनकी पार्टी का भी पुनरुत्थान मोदी और शाह ने किया था। जो कहा जाता है ना, बार बार रेटोरिक लगता है कि बीजेपी क्षेत्रीय पार्टियों को खा जाती है, उनकी मदद से खड़ी होती है और फिर क्षेत्रीय पार्टियों को खा जाती है, वो कितना झूठ है ये 4 एग्जाम्पल, उदाहरण आपको समझा देंगे। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि अगर बीजेपी के साथ जाकर बीजेपी के लोकप्रियता का फायदा हम उठाए तो हमारा भी पुनरुत्थान हो सकता है। ये बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां मानती है, इसलिए बीजेपी के साथ जुड़ जाती है।
अगर वही बात राज ठाकरे की दिमाग में आई होगी तो गलत क्या है? उनको भी पिछले 10 साल में बहुत पीछे जाना पड़ा, मार खा गई है उनकी पार्टी। उनको इस राजनीति में फिर से उभर कर खड़ा रहना है तो क्यों ना वो बीजेपी के साथ चले जाए, क्यों ना जाएंगे? अगर उद्धव ठाकरे जा सकते हैं, अपनी पार्टी उभर कर नए सिरे से खड़े हो सकते हैं, तो राज ठाकरे क्यों न जाएंगे? उनको भी अपनी पार्टी का पुनरुत्थान करना है। और बिल्कुल वही बात हमारे सामने आ चुकी है, हमारे सामने वही बात आ गई। राज ठाकरे जो खेल कर रहे हैं महाराष्ट्र में वो सीधा साधा है। उनको फिर से अपनी पार्टी का रुतबा हासिल करना है, प्रतिष्ठा हासिल करनी है। तो इस लोकसभा चुनाव में 1-2 सीट मिली तो भी चलेगा, और एक एमपी चुनकर आया तो भी बहुत कुछ होगा, क्योंकि आज तक एमएनएस का लोकसभा में एक भी एमपी नहीं है, ना कि संसद में एक भी एमपी है। तो इसका फायदा उनको भी होगा। बात सीधी है, उसका फायदा अगर राज ठाकरे इनके साथ आते तो बीजेपी को भी उसका फायदा मिलेगा, महायुति को मिलेगा। लेकिन और एक बात माननी पड़ेगी कि सिर्फ चुनाव सामने रखकर अमित शाह राज ठाकरे से नहीं मिलेंगे, ना कि देवेंद्र फडणवीस सिर्फ एक चुनाव या विधानसभा या लोकसभा, एक साल में होने वाले 2 चुनाव है, उनको नज़र के सामने रखकर ये नहीं कर रहे। ना राज ठाकरे कर रहे, ना देवेंद्र फडणवीस कर रहे, ना अमित शाह कर रहे। बीजेपी के नेता हमेशा दूर की बात सोचकर कुछ कदम उठाते हैं। तो राज ठाकरे को साथ लाने की कोशिश जो देवेंद्र फडणवीस और अमित शाह कर रहे हैं, उसके पीछे मुझे लगता है कोई दूर की सोच है। और जो मेरे दिमाग में अभी चल रहा है वो मैं अलग वीडियो में बताने वाला हूँ, आज नहीं बताऊँगा। लेकिन जो कुछ हो रहा है, राज ठाकरे मुंबई में, महाराष्ट्र में, और अमित शाह दिल्ली में बैठकर जो कुछ खेल रहे हैं, वो बहुत दूर की सोच वाला कोई खेल है। दोस्तों अभी यही रुकता हूँ। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।